Hello students, this is my second lecture on federalism, class 10th। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने एक आउटलाइन सी इस चैप्टर की सुनाई थी। अब इसको हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या क्या है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग है और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अपने आप कवर हो जाते हैं। तो इन फीचर्स को आप ध्यान से सुनिए और इसी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होंगे इसके आंसर के बाद मैं वो आपको क्वेश्चंस डिक्टेट कर दूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का हमारा पहला पॉइंट होगा 2-3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब हेडिंग जरूर डाला करिए आंसर लिखते हुए और उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हम हेडिंग डालकर आंसर लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, तो एग्जामिनर ज़्यादातर हेडिंग्स पर फोकस करता है, पॉइंट्स गिनता है और अंदर की इतनी डिटेल पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इन इंडिया in the beginning constitution provided 2 tier of government, यानी कि a 2 level government, but now we have 3 level of government including local government। means in India there are 3 levels of government. We have central government, state government and local government. Local government includes panchayats and municipalities. This level was added later on। तो अब सेकंड पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब इस सेकंड पॉइंट के अपने सब हेडिंग्स हैं, यानी कि इसके भी आगे पॉइंट्स हैं, तो आप इनको ABC की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज फॉलोज। अब इसका सब पॉइंट, पहला पॉइंट इसका यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट कंटेन्स ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें वो सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो विषय आएंगे जो हमारी बहुत बड़े लेवल के हैं, जो देश की लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि डिफेंस, करेंसी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑन दीज सब्जेक्ट्स ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। अब इसके और एग्जांपल्स जो इस लिस्ट में आते हैं, जैसे कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, तो ये सब यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। अब सेकंड सब पॉइंट है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स लाइक लोकल इम्पोर्टेंस, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। अब तीसरा सब पॉइंट कॉन्करेंट लिस्ट। तो दिस लिस्ट कंटेन्स द सब्जेक्ट्स ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉज, बट इफ बोथ गवर्नमेंट वांट्स टू मेक लॉज देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, इन पर दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि मेरा लॉ चले तो उसी का चलेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को। अब इस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, मैरिज, अडॉप्शन, फॉरेस्ट, एजुकेशन, तो ये सारे सब्जेक्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। अब इसी क्वेश्चन का, इसी पॉइंट का जो सेकंड पॉइंट का चौथा सब पॉइंट है, फोर्थ, यानी कि D, उसका नाम है हेडिंग का रेजिड्यूरी पावर्स, यानी कि बची कुची पावर्स। तो द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट, जो पीछे 3 लिस्ट हमने पढ़ी, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो जो सब्जेक्ट्स इनमें नहीं आते, these subjects are included in residuary powers।
अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन रेजिड्यूरी पावर्स। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। वो सारे सब पॉइंट्स, छोटे पॉइंट्स जो थे हमारे सेकंड के, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट का हेडिंग है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है उसका रिजिड होना, सख्त होना। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड ईजिली, यानी कि आसानी से हम अगर संविधान को बदलना चाहें तो वो नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारे दोनों मेन हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसमें ये सवाल उठाया जाता है और फिर लगभग 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी की सपोर्ट ली जाती है कि बोथ हाउसेस 2/3 मेंबर आर एग्री टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, इट टेक्स टाइम। उसके बाद फिर स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स भी इसको पास करते हैं। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द एटलीस्ट 2/3 members support of both houses is required to amend the constitution, then states legislatures also pass it। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का। अब अगले हेडिंग पे आते हैं, वो है हमारा फोर्थ पॉइंट, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई रिपीट, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आप लिख सकते हैं जुडिशरीज ऑल्सो प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स, यानी कि जजेस एक मुख्य भूमिका निभाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स को, जो संवैधानिक गतिविधियां हैं उनको सॉल्व करने में। इन केस देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द और रिगार्डिंग द डिवीज़न ऑफ पावर, अगर कोई झगड़ा होता है पावर्स के डिवीज़न को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स।